हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, एथिकल इशू एंड डायलेमा। सो हम अपने प्रीवियस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट के काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी हमने यूनिट 1 ऑलमोस्ट कवर कर ली है। इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक रहते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले जब भी आप बिजनेस एथिक्स की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं। सो एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड इज़ कंसीडर्ड एज अ नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद द नॉर्म ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच डिसाइड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो ये जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एथिक्स हमारे क्या हैं, जो एक पर्सन के ह्यूमन टेंडेंसी से रिलेटेड हैं कि उसके हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें उसे राइट, रॉन्ग, गुड और बैड लगती हैं। वो चीज़ें जो डिसाइड की जाती हैं वो विद द हेल्प ऑफ एथिक्स हम डिसाइड करते हैं। सो ह्यूमन एथिक्स क्या हुए, ऐसे कुछ थॉट्स जो हमारे माइंड में हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। यानी कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, हम किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, एक पर्सन के एथिक्स के बेस पे डिसाइड करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एथिक्स हैं वो सबके सिमिलर हों। इंडिविजुअल के एथिक्स किसी और से अलग हो सकते हैं, वो वेराई करते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरे एथिक्स हैं, आपके एथिक्स उससे अलग हो सकते हैं। जो मुझे सही लगता है, मेरे पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें सही हैं और ये गलत हैं, आपके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। बट एथिक्स होते क्या हैं कि जो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी हैं। सिमिलरली बिजनेस एथिक्स क्या हुए, जो बिजनेस में काम करते टाइम हम अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रख दें और प्रोफेशनल लाइफ के टाइम जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उन ऑपरेशंस के अंदर क्या चीज़ें सही हैं और गलत, जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं वो हमारे होते हैं बिजनेस एथिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो टाइम पे जाना, अपने काम को परफॉर्म करना, अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझना, ये सब क्या है, आपके एथिक्स हैं। और बिज़नेस के साथ कोई फ्रॉड ना करना, क्योंकि फ्रॉड करना आपके एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत होगा, बैड होगा। सो यही चीज़ें, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, विद द हेल्प ऑफ एथिक्स, क्योंकि वो आपको ये डिटरमाइन कर देती हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब ये जो हमारे एथिक्स हैं ये आते कहाँ से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिक्स वर्ड्स कहाँ से डिराइव हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेंशन कर लो अपने नोट्स में। ये पूछा जा सकता है कि एथिक किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, एथोस, विच मीन्स सोशल नॉर्म्स। यानी कि कुछ ऐसी नॉर्म्स जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। अब किस बेस पे एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। आपको पता है कि आपके एथिक्स में होगा कि झूठ बोलना गलत है, बट चोरी करना गलत है। ये सब आपने कहाँ से सीखा है? ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से हमारे अंदर सारी चीज़ें फीड होती हैं, नहीं, हम लर्न करते हैं। तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं एथिक्स की, कि हमारा रिलीजन क्या है, आपका जो रिलीजन है वो आपके एथिक्स को लीड कर सकता है। यानी कि मुस्लिम रिलीजन जो है उनके एथिक्स अलग हो सकते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें अलाउड हैं हमारे अंदर शायद वो अलाउड ना हो। सिमिलरली हिंदू एथिक्स मुस्लिम एथिक्स से अलग होंगे, जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं उनके एथिक्स अलग होंगे, बिकॉज उनके पास जो चीज़ें एक्सेप्टेंस हैं, जो चीज़ें अलाउड हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट है, उनकी जो लैंग्वेज हैबिट है वो डिफरेंट है डिफरेंट कम्युनिटी के साथ। सो हमारे रिलीजन के साथ भी हमारे क्या आ जाते हैं, एथिक्स डिराइव होते हैं। देन हमारे कल्चर, अब रिलीजन मान लो सेम है बट अगर हमारा कल्चर अलग है, हम सब हिंदू हैं बट नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये सब क्या है, हमारे अलग अलग कल्चर हैं, नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है। सो हमारे जो एथिक्स हैं वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो नॉर्थ में पीपल रह रहे हैं उनके एथिक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन पीपल के साथ जो साउथ में रहते हैं। क्यों? बिकॉज उनके रहने का तरीका, उनकी एनवायरनमेंट अलग रही है। सो आपके जो एथिक्स हैं वो आपके रिलीजन से बन सकते हैं, आपके कल्चर से बन सकते हैं, लॉ से बन सकते हैं, यानी कि किस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे यहाँ कौन से एक्ट अप्लाई होते हैं। अगर हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एज अ कंज्यूमर हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू कंप्लेन है, सो ये राइट टू सेफ्टी, ये सब राइट अगर हमारे पास हैं और किसी और नेशन में अगर ऐसा नहीं है तो हमारे एथिक्स कैसे होंगे कि कंज्यूमर के साथ चीट करना गलत है, ये हमारे एथिक्स में होगा। बट अगर उनके एक नेशन है ए और एक नेशन है बी,
ए नेशन में ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई भी अपने कस्टमर के साथ चीट करता है तो उसको फाइन बियर करना पड़ेगा, साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो उन्हें क्या लगेगा, उनके एथिक्स में बन जाएगा कि अगर हम कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके अगेंस्ट है। बट अगर बी नेशन है जहाँ पे इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है कि अगर कोई धोखाधड़ी करता भी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उधर के लोगों को क्या लगेगा कि ये इतना सीरियस कोई क्राइम नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, अगर होती तो इसके ऊपर कोई लॉ बना होता, कोई चीज़ बनी होती, तो उनके हिसाब से वो एथिक्स में नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये एथिकली रॉन्ग नहीं है। सो आपके क्या लॉ आप फॉलो करते हो, किस कल्चर से आप हो, किस रिलीजन से आप हो, ये सब आपके एथिक्स को डिफाइन करते हैं। नाउ पिलर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि बिजनेस एथिक्स के क्या पिलर्स होते हैं, इनके नाम आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक का पिलर नहीं है। सो गुड कॉर्पोरेट कल्चर, पब्लिक रिलेशन, सोशल इंटरेस्ट, यूनिवर्सैलिटी, सेटिस्फैक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ, इन सब चीज़ों से मिलके बिजनेस के एथिक्स बनते हैं। यानी कि बिजनेस के अंदर किन चीज़ों को हम सही मानेंगे, किन चीज़ों को गलत मानेंगे, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, इन सातों चीज़ों के बेस पे डिसाइड करते हैं। जो चीज़ें गुड कॉर्पोरेट कल्चर में कंट्रीब्यूट करेंगी वो हमारे गुड बिजनेस एथिक्स में आएंगी, कि ये अच्छे फेवरेबल एथिक्स हैं। सिमिलरली जो हमारे कल्चर को या फिर बिजनेस के एनवायरनमेंट को अनफेवरेबली हार्म करेंगी उनको हम बैड एथिक्स में डालेंगे। देन जो अच्छे पब्लिक रिलेशन में कंट्रीब्यूट करेगी, कि हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कस्टमर केयर के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कस्टमर के साथ डील करना होता है, अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, कस्टमर के साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, सो दैट जो हमारे कस्टमर हैं वो पर्सनली फील करें कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे कनेक्टेड है। सो अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पब्लिक रिलेशन इम्प्रूव करती हैं तो वो हमारे एथिक्स में फेवरेबल एथिक्स में आ जाएंगी, अदरवाइज अनफेवरेबल एथिक्स में आ जाएंगी। जो हमारे सोशल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए जो फुलफिलमेंट करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं। देन यूनिवर्सैलिटी, यानी कि जो चीज़ें हर जगह एप्लीकेबल हों, बिजनेस के हर पार्ट में एप्लीकेबल होंगी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि जो हर जगह एप्लीकेबल होंगी ऐसे एथिक्स। अगर बिजनेस के एथिक्स की बात करें तो सिंपली वही है जो पूरे बिजनेस में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी, उससे रिलेटेड जितने भी एथिक्स जो हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई हो, उससे मैनेजर भी सेटिस्फाई हो, उससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई हो। गवर्नमेंट भी ये ना कहे कि ये जो बिजनेस है ये अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है। बिकॉज अगर आपको कहीं से भी ये सुनने को मिलता है या फिर आपके रिगार्डिंग ऐसी न्यूज़ आती हैं कि ये अनएथिकल परफॉर्म कर रहा है, तो आपकी एक बैड पब्लिसिटी होती है और नेगेटिव इमेज मार्केट में बन जाती है। देन जो कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं उसके बेस पे एथिक्स होंगे, एंड जो लॉ वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, कस्टमर का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं सारे एक्ट उसके अंदर होने चाहिए कि हम सबको कंप्लाई कर रहे हैं। नाउ एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, की बिजनेस के एथिकल प्रिंसिपल होते क्या हैं, कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिजनेस जो है वो एथिकली परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसमें फर्स्ट आता है, डू नॉट डिसीव और चीट द कस्टमर्स बाय सेलिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट और चार्जिंग रॉन्ग प्राइजेस, कि जिस भी कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो, जो भी आपकी शॉप पे आता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसके साथ आप कोई भी चीटिंग ना करो, कोई भी फ्रॉड ना करो, उन्हें सही क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करो और सही प्राइस पे प्रोवाइड करो। अपने प्रॉफिट के लिए उनसे ज़्यादा प्राइस आप चार्ज ना करो, जो एक रीजनेबल प्राइस है वही आप चार्ज करो। Ensure sincerity and accuracy in a product branding with no false information, कि कभी भी या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। आप जो ब्रांड की चीज़ें हैं उन्हीं को आप रियल ब्रांड बोल के बेचो, जो अनब्रांडेड हैं उन पे आप नकली टैग लगा के ज़्यादा पैसे खरीदने के लिए या बेचने के लिए ना करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ। अगर आपने वो गुच्ची का प्रोडक्ट नहीं है और आप उस पर गुच्ची का टैग लगा के बेचोगे, एडिडास का टैग लगा के बेचोगे, तो वो गलत होगा, बिकॉज आप उनके साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो वो हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है। एथिकल कब होंगी, जब हम पूरी सिंसियरिटी दिखाएंगे और उनके साथ कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे। जो भी हमारा वर्क होगा सारा हमारा फेयर वर्क होगा। डू नॉट डिस्ट्रॉय कंपटीशन, कि हमारा कंपटीशन एक्ट भी बना हुआ है, तो कंपटीशन एक्ट भी ये कहता है कि हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर वो कम हो। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कंपटीशन क्यों चाहिए, कंपटीशन आपके बिजनेस के लिए एज वेल एज कस्टमर के लिए बेनिफिशियल क्यों है। एक प्रोडक्ट सिर्फ अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन से खरीद सकते हो और कहीं से नहीं मिलता, तो वो जितना प्राइस चार्ज करेंगे आपको देना पड़ेगा। बट अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रही है, तो आप दूसरी
से खरीद लोगे, तो इसीलिए जो हाई चार्ज कर रही है वो ऑटोमेटिकली कम चार्ज करेगी और एक आपको अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगे कि उनसे खरीदा जाए, तो इसीलिए वो बेस्ट से बेस्ट लेकर आने की कोशिश करेंगी। सो कोई भी बिजनेस कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करता नहीं होना चाहिए। डू नॉट टार्निश द इमेज ऑफ कंपटीटर बाय अनफेयर प्रैक्टिसेस, कि आपको कभी भी गलत क्लेम से, यानी कि जो ट्रू नहीं है, फॉल्स क्लेम के साथ, अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ अपने कंपटीटर्स को नीचे गिराने की, डिफेम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी इमेज पे एक मार्क लगाने की, स्टिग्मा लगाने की, कलंक लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट में इंप्रूव करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना चाहिए, ना कि कंपटीटर्स को डिफेम करना चाहिए। जो चीज़ें ट्रू हैं वो आप सच बोल सकते हो कि ये ट्रुथ है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है, बट अगर ऐसा नहीं है और फिर भी आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो कि उनके प्रोडक्ट में ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, जिसकी एक्चुअल में कोई भी आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए। मेक एक्यूरेट बिजनेस रिपोर्ट्स अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड पर्सन, कि जो ऐसी प्लेसेस हैं, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको अपने बिजनेस की रिपोर्ट एनुअली, मंथली, क्वार्टरली सबमिट करानी होती हैं, तो आप जो प्रॉपर रिपोर्ट है प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर करो और टाइमली वहाँ डिपॉजिट कराओ, सो दैट आपकी जो सिंसियरिटी है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की जो पंक्चुअलिटी है, उसे आप मेंटेन कर सको। डू नॉट फॉर्म कार्टेल एग्रीमेंट टू कंट्रोल प्राइस एंड सप्लाई, कि ज़्यादा ऐसे जो हम बताते नहीं कि ABCD ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो आपस में मिल गई, मर्ज हो गई, ताकि अब चारों मिलके, फॉर एग्जांपल 4 कॉम्पिटिटर्स थे ABCD, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं एक चीज़ के लिए, क्यों ना हम सारे मिल जाते हैं और सारे ही 15 चार्ज करेंगे, तो कस्टमर किसके पास जाएंगे? जिसके पास जाना होगा चला जाएगा, बट हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा अलायंस नहीं बनाना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्टेल नहीं बनाना चाहिए जिसके अंदर आप प्राइस या सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हो। सो अगर इन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं तो वो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, अदरवाइज वो इनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कब होंगी? जब वो इनके अगेंस्ट जाएंगी। सो अभी तक हमने क्या किया कि एथिक्स क्या होते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बिजनेस के लिए एथिक्स क्या होंगे कि बिजनेस के अंदर क्या सही है और क्या गलत है, उसके पिलर्स क्या होते हैं, यानी कि वो कैसे बनते हैं। इंडिविजुअल के जो एथिक्स होते हैं उनके ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो रिलीजन, कल्चर, और हमारा क्या था, रिलीजन, कल्चर एंड लॉ, एंड उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एथिक की थ्योरीज। एथिक्स थ्योरीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके नाम और मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज टेलीलॉजिकल या फिर कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कॉन्सिक्वेंशियल यानी कि जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये चीज़ एथिकल है या नहीं बाय द वे ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। कोई भी चीज़ आपने की, उसका क्या रिजल्ट आया, उसके बेस पे आप बताते हो कि क्या वो चीज़ सही थी या वो नहीं थी, क्या वो राइट थी या वो रॉन्ग थी। ये किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड टेलोस। जो टेलोलॉजिकल थ्योरी है उस ग्रीक वर्ड टेलोस से आई है, जिसका मतलब होता है एंड। एंड यानी कि रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस यानी कि कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट होता है उसके बेस पे आप डिटरमाइन करते हो कि क्या वो एथिकल है या नहीं है। इट होल्ड्स दैट एंड और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ गुड और बैड, कि कोई भी चीज़ सही है, गलत है, अच्छी है या बुरी है, ये डिटरमाइन करने के लिए, एथिक्स को डिटरमाइन करने के लिए आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज की स्टडी करते हो। अगर गुड रिजल्ट है तो वो एथिकल है, यानी कि वो गुड एक्ट था। अदरवाइज अगर बैड रिजल्ट है, इसका मतलब वो अनएथिकल है, या फिर वो क्या चला गया कि ये चीज़ बैड है। सो गुड एक्ट इज इक्वल टू गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट इज इक्वल टू बैड एक्ट। अब इसके अंदर भी हमारी 3 थ्योरीज होती हैं, एथिकल इगोइज्म, यूटिलियरिज्म एंड यूडामोनिज्म। सो फर्स्ट इज एथिकल इगोइज्म। सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आप किसके बेस पे, कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे डिसाइड करते हो कि क्या वो चीज़ एथिकल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं से चोरी की और चोरी करने के बाद आप पकड़े गए और आपको जेल जाना पड़ा, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आई कि जेल जाना पड़ा। तो कॉन्सिक्वेंसेस बैड हैं, अनफेवरेबल हैं, इसका मतलब वो एक्ट भी क्या है, बैड है, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो अच्छा एथिक नहीं है। सो बैड रिजल्ट को हम बैड एक्ट बोल देंगे और गुड रिजल्ट को हम गुड एक्ट बोल देंगे। सो इसके अंदर फर्स्ट है, सबसे मेन क्या है हमारी, टेलीलॉजिकल, यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी के अंदर 3 है, एथिकल इगोइज्म, यूटिलिटेरियम एंड यूडामोनिज्म। सबसे पहले है एथिकल इगोइज्म। An action is good if it produce or is likely to produce result that maximize the personal self interest, यानी कि आपका खुद का इंटरेस्ट,
कोई भी ऐसी चीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्शन एक्टिविटी जो आपने की, अगर वो उस पर्सन के खुद के, इंडिविजुअल के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को, उसके मन की इच्छा को सेटिस्फाई करती है तो वो एथिकल है और वो गुड ट्रीट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हार्ड वर्क किया और आपको क्या स्टडी, बिकॉज आप अच्छे मार्क्स चाहते थे और आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छा है, वो सिर्फ चाहे आपके लिए अच्छा है, किसी और के लिए अच्छा हो या ना हो, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो एथिकल है। इस चीज़ को मानती है हमारी एथिकल इगोइज्म। इसीलिए इसके अंदर ये इगोइज्म आता है कि आप सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, ना कि दूसरों के ऊपर फोकस करने से। अगर उसके रिजल्ट आपके लिए अच्छे हैं तो वो गुड है, अगर उसके रिजल्ट आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो वो बैड है। सिंपली it is always moral to promote one's own good, but at times according to the personal interest could be moral action too। यानी कि खुद का अच्छा करना गलत थोड़ी होता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो तो वो गलत नहीं है। और इसी थिंग को, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्टेटमेंट को आगे लेके चलती है एथिकल इगोइज्म थ्योरी, कि अपने लिए अच्छा करना, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना भी एक मोरल एक्शन है। और अगर कोई चीज़ आपके पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करती है तो वो आप उसे गुड मानोगे, एथिकल मानोगे। ये है हमारी एथिकल इगोइज्म। तो ये किस पे फोकस करती है? सेल्फ इंटरेस्ट पे। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। जब आप नोट्स बनाते हो तो लंबी लंबे पैराग्राफ लिखने की बजाय सिर्फ इतना लिख लो कि सबसे पहले टेलीलॉजिकल थ्योरी है, उसके अंदर एथिकल इगोइज्म इज इक्वल टू सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करती है। यूटिलरिज्म का मतलब क्या है? जैसे आपने यूटिलिटी वर्ड सुना होगा ना, कि इससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। आपने एक आइसक्रीम खाई, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 2 खाई तो उससे कितनी यूटिलिटी, यानी कि कितना बेनिफिट आपने उससे लिया। जब आप फर्स्ट आइसक्रीम खाते हो, ये एक इकोनॉमिक का लॉ भी है, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें क्या होता है कि जब आप आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है आपको, तो जब फर्स्ट आइसक्रीम आप खाओगे तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब आप सेकंड खाओगे तो 80% मिलेगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले आप एक खा चुके हो। तो जब आप लगातार एक ही चीज़ को एक ही टाइम पे कंज्यूम करते रहते हो तो उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। यूटिलिज्म का मतलब क्या है? इट ऑलवेज टॉक अबाउट वेलफेयर। वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस कर रही थी फर्स्ट वाली एथिकल इगोइज्म, ये हमारे सोसाइटी पे फोकस कर रही है, यानी कि वेलफेयर पे फोकस कर रही है, सोशल वेलफेयर पे। इट होल्ड्स दैट एक्शन इज गुड इफ इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कि खुद को ना सेटिस्फाई करके अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो ज़्यादातर लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा एथिकल माना जाता है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो हमारा एथिकल नहीं माना जाता। तो ये बाकियों के वेलफेयर पे फोकस कर रही है। वो क्या थी? अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो गुड है, अगर अच्छी नहीं है तो वो बैड है। इसमें क्या है? अगर वो चीज़ बाकियों के लिए अच्छी है तो वो गुड है, अगर बाकियों के लिए अच्छी नहीं है तो वो बैड है। वो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस कर रही थी, ये हमारे सोशल वेलफेयर पे फोकस कर रही है। यानी कि अगर वो बाकी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छी है तो वो गुड है, अगर सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है तो वो बैड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लांटेशन किया तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा है तो वो आपके लिए एक अच्छा एथिक है। अगर आप सिर्फ कुछ ऐसा करते जो आपके इंटरेस्ट के लिए सेटिस्फाई करता, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? प्लांटेशन किया, लेकिन सिर्फ अपने घर में, और वो भी इसीलिए ताकि उससे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल मिले उसे आप सेल कर सको, तो वो क्या होता है? एथिकल इगोइज्म होता कि आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। बट दिस टाइम यू आर डूइंग प्लांटेशन फॉर सोसाइटी, कि आप अपने अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए कर रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हों। तो इसीलिए वो क्या है? सोशल वेलफेयर पे आप फोकस कर रहे हो। वो हमारी क्या होती है? यूटिलरिज्म। नाउ यूडामोनिज्म, इसमें हमारा क्या होता है? एन एक्शन इज गुड इफ इट्स रिजल्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ गोल अलॉन्ग विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन राइट एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ अदर्स। यानी कि ये उन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है कि एक एक्शन को हम गुड मानेंगे जब वो क्या करता है? आपके खुद के गोल को भी सेटिस्फाई करता है एज वेल एज उसके जो वेलफेयर हैं, बाकी लोगों के भी वेलफेयर को सेटिस्फाई करता है। लिखा है ना, अलॉन्ग विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि ह्यूमन के खुद के राइट को और जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर को, दोनों के वेलफेयर को जब वो सेटिस्फाई करता है, दोनों के इंटरेस्ट को जब वो सेटिस्फाई करता है, वो एक्शन क्या होता है? गुड होता है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी क्रिमिनल को मार दिया और उसने बहुत से उसने मतलब मर्डर्स किए थे या फिर उसने बहुत से क्राइम किए थे और आपने उसे मार दिया। अब आपको परमिशन नहीं थी कि आप उसे मारो, आपने मारा, सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ कि अब वो आगे और किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, पर क्या आपके लिए अच्छा हुआ? अब आपको जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको उम्र कैद हो जाए। सो ऐसी एक्टिविटीज़
ऐसे एक्ट जो आपके एज वेल एज सोसाइटी दोनों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारी एक्टिविटीज़ गुड ट्रीट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू यूडेमोनिज्म। सो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट हमारी क्या है, जो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी है उसके अंदर हम कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, जिसके अंदर 3 आती हैं। एथिकल ईगोइज्म, जिसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर खुद के लिए अच्छे हैं तो वो गुड है, खुद के लिए अच्छे नहीं हैं तो बैड है। देन यूटिलिटरिज्म, यानी कि अगर बाकियों के लिए अच्छे हैं तो गुड है, अगर बाकियों के लिए अच्छे नहीं हैं तो बैड है। देन यूडेमोनिज्म, यानी कि दोनों के लिए अच्छे हैं तो गुड है, अगर दोनों के लिए अच्छे नहीं हैं तो बैड है। नाउ सेकंड थ्योरी, डियोनोटोलॉजिकल। इसका मतलब क्या होता है, दिस थ्योरी होल्ड दैट एक्शन आर मोरली राइट इन डिपेंडेंस टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज, कि इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस नहीं करते, क्योंकि हर बार जो रिजल्ट आता है क्या वो सही में डिटरमाइन कर पाता है, क्या हमेशा रिजल्ट हमारे वर्क के अकॉर्डिंग ही होता है। कई बार हम जो करना चाहते हैं एक्चुअल में वैसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा पढ़े और आप पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना आप कि आपने पढ़ाई की ही नहीं थी, आपने हार्डवर्क किया ही नहीं था। तो हर चीज़ तो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिफाइन नहीं होती, हर चीज़ को हम उसके रिजल्ट के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज समटाइम्स रिजल्ट डज नॉट कम इन फेवर ऑफ द हार्ड वर्क। कि कई बार जब हमारा रिजल्ट है हमारे फेवर में नहीं आता है, इवन हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, और कई बार क्या होता है कि ना हमने एफर्ट्स किए ना हार्डवर्क किया और हमने वैसे ही टेस्ट दिया और वो क्लियर हो गया। तो कई बार कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करते, ऐसा मानती है हमारी डियोनोटोलॉजिकल थियोरी। It states that people should follow their obligation and duties, that is most important defender to this theory। कि इसके अंदर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं किया जाता, इसमें माना जाता है कि एथिक्स वो हैं जब हम अपने खुद के ऑब्लिगेशन, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एथिकल हैं। हम अपनी ऑब्लिगेशन ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम एथिकल हैं, अदरवाइज हम एथिकल नहीं हैं। अब इसके अंदर भी 3 थियरी होती हैं, ड्यूटी, मोरल राइट एंड सोशल जस्टिस। सी पहली जो कॉन्सिक्वेंशियल थी उसके अंदर भी 3 थी, एथिकल ईगोइज्म वाली, यूटिलिटी वाली, एंड जो लास्ट थी वो हमारी कौन सी थी, यूटिलिटी के बाद यूडेमोनिज्म। एंड देन इसके अंदर हमारी क्या आती है, ड्यूटी थियरी, मोरल राइट एंड सोशल जस्टिस। उसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करते थे, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं किया जाता, हमारी ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ पे फोकस किया जाता है। तो ड्यूटी थियरी क्या कहती है, अगर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करता है, ये जो गिवन ड्यूटीज़ हैं अगर वो इन्हें फॉलो करता है तो वो एथिकल है, अदरवाइज एथिकल नहीं है। अब क्या क्या होती हैं वो ड्यूटी टू ग्रेटिट्यूड फॉर फेवर, अगर आप पे कोई फेवर करता है, आपके लिए कोई काम करता है, अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उसको थैंकफुल होना चाहिए, थैंकलेस नहीं होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू कंपेंसेट टू पीपल इंजरी, अगर आपकी वजह से किसी को कोई हार्म हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो आप उसके लिए कंसिडरेशन करें। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वर्कर्स को बहुत हार्म हुआ, उनको इंजरी हुई, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी बनती है और ये आपके एथिक्स हैं कि आप उन्हें वो मॉनेटरी एंड सोशल हेल्प प्रोवाइड करें कि वो उस मिस हैपनिंग को बियर कर सकें, फेस कर सकें। ड्यूटी टू गुडनेस, कि आप किसी के साथ गलत ना करो, सबके साथ अच्छा करो, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ फिडिलिटी, यानी कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो, सबके साथ अच्छा बिहेव। गुडनेस यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हों वो आपके किसी के लिए बैड ना हो, किसी का रिजल्ट उन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट नेगेटिव ना हो। और फिडिलिटी, आप सबकी रिस्पेक्ट करो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करो। ड्यूटी ऑफ कॉजिंग नो हार्म, आप किसी को कोई हार्म कोज ना करो, नीदर इंटेंशनली नॉर अनइंटेंशनली। अगर मिस्टेक होती है तो आप उसके लिए, फिर इंजरी वाली आ जाती है कि आपकी फिर ड्यूटी है कि आपकी वजह से किसी को कोई हार्म हुआ है तो आप उसके लिए कंपेंसेट करो। अगर आपकी वजह से किसी को कुछ हुआ है तो आप उसे सॉरी बोलो, अपोलोजाइज़ करो, ये सब आपकी क्या होती है, ड्यूटी होती है। ड्यूटी ऑफ जस्टिस, यानी कि आप हमेशा ये देखो कि अगर कहीं आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है, अगर कहीं आपको चॉइसेस करनी पड़ रही हैं तो आप जस्टिस पे फोकस करो, ना कि अपने पर्सनल रिलेशन पे। आपका जो जितने आपका इंट्यूशंस होती हैं उसकी बजाय आप जस्टिस पे फोकस करो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें एक जस्टिसफुल हमारा डिसीज़न होगा जो दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं सबके लिए जस्टिफाइड हो। एंड लास्ट हमारी क्या होती है, फेयरनेस मोर इम्पॉर्टेंट देन गुडनेस, कि समटाइम्स फेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गुडनेस से। इसका मतलब सिर्फ अच्छे होना, फेयर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हम सबके लिए अच्छे, हमारा कोई भी एक्टिविटी किसी के लिए बुरी नहीं है, बट अगर आपको फेयर होना पड़े, यानी कि जो चीज़ सही है वो बताना कि यही ट्रुथ है, आप उसमें कोई पार्शियलिटी ना करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो। इवन आपका जो फ्रेंड है अगर वो गलत है तो आप बताओ। तो ये चीज़ें हमारी क्या हैं, ये ड्यूटी हैं। अगर इन ड्यूटीज़ को हम फॉलो करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, एथिकल। देन मोरल राइट थ्योरी, मोरल राइट क्या कहती है, इट डिफाइंस विच ऑप्शन इज़ बेस्ट इन रिस्पेक्ट टू द राइट।
हमारे जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसके बेस पे कौन सा ऑप्शन सही है ये वो डिटरमाइन करती है. इट सिंपली टेल्स दैट एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल इज गवर्न थ्रू सर्टेन एप्लीकेशंस एंड ऑब्लिगेशन, एंड इट टेल्स हाउ वी कैन मेंटेन बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड्स वाइल कंडक्टिंग ऑपरेशंस एंड वर्क इन ऑर्डर टू गुडनेस ऑफ लाइफ. यानी कि जब भी आप जो बिज़नेस के ऑपरेशंस कर रहे हो, जो भी आप बिज़नेस में काम कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अगर उसके अंदर जो पर्सन्स के मॉरल राइट हैं, यानी कि जो नॉर्मल सबके अधिकार हैं, राइट्स हैं, अगर आप उन्हें मेंटेन करते हो तो आप एक एथिकल बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, तो आप एक एथिकल पर्सनालिटी हो. सो आपको मोरल राइट्स पे फोकस करना चाहिए. वो हमारी क्या कहती है, मोरल राइट थ्योरी. अब मोरल राइट में हमारे 3 राइट आते हैं, लीगल राइट, ह्यूमन राइट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. यानी कि आपको लीगल जो भी लॉज हैं उन सब को फॉलो करना चाहिए. लीगल जो सबको ये अलाउ करना चाहिए. फॉर एग्जांपल वर्कर्स हैं, ऐसा होता है ना कि आपके वर्कर्स भी आप पे केस कर सकते हैं. वो भी अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, मिसट्रीटमेंट होता है, तो वो आपके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं. तो लीगल राइट को फॉलो करना चाहिए. जो ह्यूमन के राइट हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर राइट को फॉलो करना चाहिए. हर राइट को वर्थ एंड वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्या होता है, ए और बी अगर मिलके काम कर रहे हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगी वो दोनों को फॉलो करनी पड़ेगी. अगर एक भी उसमें से पार्टी ब्रीच करती है या फिर तोड़ती है उन टर्म्स एंड कंडीशन को, तो दूसरे के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट स्टेप ले सकती है. सो जो हमारे ह्यूमन, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को फॉलो करते हैं वो एथिकल कंसिडर किए जाते हैं. लास्ट इज सोशल जस्टिस थ्योरी. सोशल जस्टिस थ्योरी क्या कहती है, ये 2 चीज़ों पे फोकस करती है, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, या फिर ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हो और फेयरनेस भी बोल सकते हो. फेयरनेस एंड इक्वालिटी या फिर ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी पे फोकस करती है. यानी कि अगर आपकी एक्टिविटीज़ में इक्वालिटी है, यानी कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन कितने ही अच्छे हों, लेकिन जो चीज़ सही है आप उसे ही सही बता रहे हो, इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, यानी कि सब कुछ क्लियर है, कोई भी चीज़ आपने छुपाई नहीं हुई कि ये चीज़ें मैंने ऐसे क्यों की हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एथिकली बिहेव कर रहे हो. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ गिवन बाय हेनरी फेयोल. की हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, उसमें भी इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल था वो यही कहता है कि हमें सेम ट्रीट करना चाहिए, और यही हमारी सोशल जस्टिस थ्योरी भी कहती है. इन सोशल जस्टिस इट मीन्स वी हैव टू बी फेयर इनफ एंड मेंटेन सोशल जस्टिस प्रिंसिपल, देन ओनली वी हैव अ एथिकल बिहेवियर. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एथिकल बिहेवियर हो, तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और इक्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा. हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको इक्वल ट्रीट करना है. सो ये हमारी क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस थ्योरी. तो पहली थ्योरी थी जिसके अंदर हम कॉन्सिक्वेंसेस को देखते थे, और कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमारे लिए अच्छे हैं, दूसरों के लिए अच्छे हैं और दोनों के लिए अच्छे हैं. फर्स्ट थ्योरी में ऐसा था. सेकंड थ्योरी में हमारा क्या है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहे, हम देखते हैं कि हमारी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम क्या है, एथिकल बिहेव कर रहे हैं. और उन ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़ में हमारी 3 थ्योरी आती थी. फर्स्ट ड्यूटी थ्योरी, जिसके अंदर सब ड्यूटीज़ को अगर हमने फॉलो किया तो हम एथिकली बिहेव कर रहे हैं. देन मोरल राइट थ्योरी, यानी कि 3 जो हमारे मोरल राइट हैं, लीगल, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ह्यूमन, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं. एंड सोशल जस्टिस, यानी कि अगर हम फेयरनेस और इक्वालिटी पे फोकस करते हैं. Now third theory is virtue ethical theory. Sometimes our actions deviates and result can be different. That's why I study their character and intentions. यानी कि क्योंकि एज हमने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस कई बार अलग हो जाते हैं, तो हम कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने अपनी ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज़ पे फोकस किया. सेकंड पे एथिकल्स डिफाइन करने के लिए सेकंड थ्योरी में हम अपनी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन पे फोकस कर रहे थे. बट ये थ्योरी कहती है कई बार हमारे कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग होते हैं और हमारे एक्शंस भी कई बार अलग हो जाते हैं. हम कई बार वैसा बिहेव कर देते हैं जैसे हम एक्चुअल में नहीं होते. तो अब हम कैसे पता करें कि आप एथिकल हो या नहीं. तो इनका मानना अकॉर्डिंग टू वर्चू एथिकल थ्योरी की क्या है कि आपको एक पर्सन की इंटेंशंस और उसके कैरेक्टर की स्टडी करनी चाहिए. अगर वो गुड है तो आपके जो एथिक्स हैं वो भी गुड हैं. द virtue hold that the ethical behavior of an individual is determined by the character. यानी कि क्या वो एथिकल है या नहीं, वो आप उसकी कैरेक्टर को स्टडी करके, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करके, उसकी इंटेंशंस को स्टडी करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं. एक पर्सन है जो गुस्सा कर रहा है, बहुत गलत ऐसे गुस्से में कुछ बोल रहा है, लेकिन जब आप उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हो तब आपको पता चलता है कि वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है. एक्चुअल में वो अनएथिकल नहीं है, उसकी बस शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो है वो एक प्रॉब्लम है. तो आपको ये चीज़ें जब आप समझते हो तब आप ये जान सकते हो कि कौन एक्चुअली एथिकली बिहेव कर रहा है एंड कौन नहीं. सो इसके अंदर आपको एक कैरेक्टर की स्टडी करनी पड़ती है. आप एक पर्सन को जज करते हो, उसके एथिक को डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर, ना कि उसके बिहेवियर, उसके एक्शन के बेस्ड पे.
इसके अलावा कुछ और थ्योरी होती हैं जैसे कि स्टेक होल्डर थ्योरी एंड शेयर होल्डर थ्योरी। हमारी मेन थ्योरी यही तीन थी, वर्च्यू, टेलीलॉजिकल एंड डियोंटोलॉजिकल। ये हमारी जो है ये सबसे मेन थ्योरी हैं। इनके मीनिंग, इनके सब टाइप्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको नोट्स बना लेने चाहिए। अदर थ्योरीज में क्या आती है, स्टेक होल्डर्स यानी कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, और आपकी जो पब्लिक है, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर है, जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप सबके साथ अच्छा बिहेव करते हो या फिर सबके ऊपर आपका फेवरेबल इम्पैक्ट है तो हम उसे एथिकल मानते हैं, अदरवाइज उसे एथिकल नहीं माना जाता। और शेयर होल्डर थ्योरी सिर्फ पर्टिकुलरली शेयर होल्डर के ऊपर फोकस करता है कि शेयर होल्डर्स के साथ कैसे एक्शंस हैं, कैसे बिहेवियर हैं, उसके बेस पे आप अपने एथिक्स को डिटरमाइन करते हो। नाउ अप्रोचेज ऑफ एथिक्स, कि हमारी जो अप्रोचेस हैं, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, थ्योरीज पे आ जाता है, और कई बार वो क्या बोलते हैं, एथिक्स की अप्रोचेस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी एथिक्स की अप्रोच नहीं है। सो अगर आपको थ्योरी आ गई हैं तो अप्रोचेस सेम हैं, बस आपको कुछ उनमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अप्रोचेस में डाली गई हैं। जैसे यूटिलिटेरिज्म जो अप्रोच थी वो हमारी किसके अंदर आ रही है, अप्रोचेज में आ रही है, जो हमने फर्स्ट वाली थ्योरी में नहीं की थी यूटिलिटेरियन। उसका मतलब क्या था कि अगर हमारा सोसाइटी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारा एथिकल माना जाता है, तो वो हमारी एक अप्रोच भी है। देन मोरल राइट, मोरल राइट आएगा यहाँ पे, सोशल जस्टिस एंड वर्च्यू अप्रोच। तो ये चार हमारी अप्रोचेज भी होती हैं। जो थ्योरीज हैं उन्हीं के कुछ पार्ट्स को हमने अप्रोचेज में डाला है। इनका मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट चार मेन अप्रोचेज होती हैं। अगर अप्रोचेज पूछी जाए तो ये नाम आपको बता देने हैं, अदरवाइज थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटेरिज्म, मोरल राइट, सोशल जस्टिस एंड वर्च्यू अप्रोच। नाउ हमारा एथिक्स वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। जो भी आपको डाउट होगा क्लियर करने का मैं पूरा ट्राई करूंगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उसे बोलें कि ये सब्सक्राइब करें, उन्हें शेयर करें, बिकॉज इस पर हम मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैटर मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, जितना भी इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं सारा पीपीटी के थ्रू आपको दे रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा आपको इन डेप्थ स्टडी की होगी, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं मैं कवर कर रही हूँ, जितने उसके अंदर नेसेसरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे कवर किए जा रहे हैं। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Corporate social responsibility is an organization has various input factors such as land, raw material, machinery, labor come from the environment। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो तो क्या आप अकेले ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएंगे, मशीनरी चाहिएगी। ये सब आएगी कहाँ से? एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो लोग भी सोसाइटी से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल भी सोसाइटी से आएगा, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो वो भी सोसाइटी से आएंगी, मशीनरी भी सोसाइटी, यानी कि जो आप कंप्लीट बिजनेस कर रहे हो, अगर वो आपको एनवायरनमेंट दे रही है तो आपको नहीं लगता कि आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आपको भी एनवायरनमेंट को कुछ देना चाहिए, आपको भी सोसाइटी को कुछ देना चाहिए? उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस। सो अगर बिजनेस का जो इनकमिंग है, जो बिजनेस के लिए चीज़ें आ रही हैं, जो उसके इनपुट हैं, अगर वो एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहा है तो उसके कुछ आउटपुट भी एनवायरनमेंट के लिए होने चाहिए। वही हमारी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बिजनेस है उसे सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। Corporate social responsibility require companies to acknowledge that they should be publicly accountable not only for their financial performance बट फॉर देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। कि कंपनी सिर्फ फाइनेंशियली अच्छा करे ये काफ़ी नहीं है, कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है, लार्ज होती जा रही है, इतना काफ़ी नहीं है। इस चीज़ के लिए भी वो अकाउंटेबल हैं, ये भी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सर्व करें और सोसाइटी को भी सर्व करें। और ये हमारे कंपनीज़ एक्ट 2013 में 135 जो सेक्शन नंबर है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि कंपनीज़ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग तरीके, जैसे इकोनॉमिक कि हमें अर्न करना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखी हैं, सारी फॉलो करनी चाहिए। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो बिजनेस के एथिक्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि सबके साथ एक अच्छा फेयरनेस के साथ वर्क करना चाहिए, सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए। ये हमारे बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो सोसाइटी के टुवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट के टुवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगर आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट को देना भी पड़ेगा।
सो बिफोर 2014 हमारा जो CSR है उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी नहीं था कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, सोसाइटी के लिए कोई काम करो, एनवायरनमेंट के लिए कोई काम करो, ऐसा ज़रूरी नहीं था। बट 2014 27 Feb 2014 इसके बाद ये मैंडेटरी हो गया कि चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई, अगर उन कंडीशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रही है तो उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट कंपनीज। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनीज CSR को फॉलो करेंगी उनको हम अवार्ड देगी गवर्नमेंट, उनको अवार्ड दिया जाएगा, अप्रेज किया जाएगा, और जो उन्हें फॉलो नहीं करेंगी उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, उन पर फाइन लगाए जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो। सो सबसे पहले क्या कि 2014 से पहले वो नहीं था। 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब की, अगर कंपनी उन कंडीशंस को फुलफिल कर रही है तो उन्हें सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा, वो नेसेसरी कर दिया गया। और अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें अप्रेज किया जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर नहीं करती तो पेनल्टी लगाई जाएगी। अब किस तरीके की जो नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड हैं उसमें 3 तरीके के अवार्ड आते हैं। 4 अवार्ड तो रिलेटेड होते हैं एक्सीलेंस से, यानी कि कितने अमाउंट की आप स्पेंडिंग करते हो। जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं उनको टॉप 4 को क्या मिलता है, ये अवार्ड मिलता है एक्सीलेंस का। 5 अवार्ड रिलेटेड होते हैं एस्पिरेशन, यानी कि अगर वीक जो एरिया है अगर वहाँ पर आप स्पेंडिंग करते हो तो 5 अवार्ड उस चीज़ से रिलेटेड है। और 11 अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप नेशनल प्रायोरिटी एरिया, यानी कि नेशनल प्रायोरिटी एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटाइज एरिया है, अगर वहाँ पे आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हो तो 11 अवार्ड उससे रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सेक्शन 135 के अंदर ये आता है कंपनीज एक्ट 2013। 2014 के बाद ये क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसे क्या करना पड़ेगा, CSR परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगी तो पेनल्टी लगेंगी, और करेगी तो इन कैटेगरीज में से कोई अवार्ड भी उन्हें मिल सकता है। सो सेक्शन 135 कब एप्लीकेबल होगा, वो कंडीशंस क्या हैं। अगर एक कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर या उनका 1 करोड़ या 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन तीनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है बट नेटवर्थ और टर्नओवर इतना नहीं है, तो भी उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी कि 1, 2, 3 में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी को करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट, जो आपका ये नेट प्रॉफिट है इसके अंदर आप क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करोगे, बाहर अगर आपने इंडिया के बाहर कहीं और बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, आप USA में भी बिजनेस कर रहे हो, आप चाइना में भी कर रहे हो, तो वहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ इंडिया से हुआ प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके अंदर आपका डिविडेंड भी नहीं इंक्लूड होना चाहिए। तो इन कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है तो इसका मतलब आपको CSR परफॉर्म करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव जर्नल स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज टू कंप्लाई। अब हमने क्या बोला कि जो भी इन कंडीशंस में से किसी एक भी कंडीशन को फॉलो करती है, या फिर जो ये एक भी कंडीशन वहाँ एप्लीकेबल है, तो उस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट के पास एक और स्पेशल राइट क्या है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ना नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, ना नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी अगर हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा कर रही है तो इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, तो वो उन्हें कह सकते हैं कि आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है, चाहे वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें या ना करें। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हमने इसके रिगार्डिंग कि ये कब आया, उसके बाद इसके अगर फॉलो करते हैं तो क्या किया जाता है, अगर फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी, करते हैं तो कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या स्पेशल राइट है। अब जिस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो गया, बिकॉज जिस पे नहीं हुआ वो तो अपनी कंटिन्यू करते रहो, जिसके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई हो गया अब उसे आगे क्या करना है। जिस कंपनी पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई हो गया अब उसे अलग से एक कमेटी बनानी होगी जिसका नाम होगा CSR
CSR कमेटी, जिसके अंदर वो जो कंपनी है वो एक पॉलिसी बनाएगी कि उसे अब कैसे स्पेंडिंग करनी है। सोसाइटी के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, रोड बना सकते हो, ब्रिजेस बना सकते हो, डैम्स बना सकते हो, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। तो ये जो आपकी CSR कमेटी है, जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट पर्सन होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी CSR पॉलिसी क्या होगी, कि आप कितना स्पेंड करोगे और कैसे स्पेंड करोगे। जो CSR पॉलिसी है, ऑल आर दी डायरेक्टर्स एंड वन ऑफ देम शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके अंदर कम से कम 3 मेंबर्स होंगे, और तीनों में से जो 3 मेंबर्स हैं, तीनों के तीनों डायरेक्टर होंगे, और उसमें से एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। फिर से बोल रही हूँ मैं कि सबसे पहले जो कंपनी को CSR परफॉर्म करना है, उसे सबसे पहले CSR कमेटी बनानी होगी, वही कमेटी सारी पॉलिसीज़ बनाएगी। उस कमेटी के अंदर कम से कम 3 मेंबर्स होंगे, और उन तीनों मेंबर में तीनों के तीनों डायरेक्टर होने जरूरी हैं, और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि कम से कम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तो उन्हें अलाउड है कि वो 2 डायरेक्टर भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, यानी कि उसमें सारे डिपेंडेंट हैं, तो भी हम सिर्फ डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं। बट अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, फिर उन 3 डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट होना रिक्वायर्ड है। यानी कि 3 डायरेक्टर होंगे और वही हमारे मेंबर्स होंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर होने जरूरी हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट हो। अगर उस कंपनी के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उन 3 में से एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो तीनों क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तो वही दोनों क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। द CSR कमेटी, अब जो CSR कमेटी हमने बनाई है उसका क्या काम होगा, सबसे पहले तो CSR पॉलिसी बनाना, जो मैंने नेम ही सजेस्ट कर दिया था कि सबसे पहले तो वो CSR पॉलिसी बनाएगी, देन डिफाइन करेगी कि हम कितना पैसा स्पेंड करेंगे सोसाइटी को सर्व करने में। उसके बाद वो डिफाइन करती है कि वो स्पेंड किया कहाँ जाएगा, यानी कि हम एजुकेशन के ऊपर करेंगे, हेल्थ केयर के ऊपर करेंगे, कहाँ करेंगे। तो ये नहीं है कि कंपनी को छूट है कि वो कुछ भी करे। गवर्नमेंट ने एक स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल 7 अंडर कंपनीज एक्ट 2013। स्केड्यूल 7 इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लें कहीं पे भी। स्केड्यूल 7 कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर उन्होंने एरियाज बता रखे हैं कि इनमें से अगर किसी एक जगह पे आप खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तभी वो क्या माना जाएगा कि आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी है। तो ये डिसाइड करना कि हम कहाँ स्पेंड करेंगे, कितना स्पेंड करेंगे, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, ये हमारी कमेटी का काम है। अब उस स्केड्यूल 7 के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, यानी कि आप पॉवर्टी को कम करने के लिए, हंगर को कम करने के लिए कोई काम कर रहे हो, एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई वर्क कर रहे हो, वुमेन को काम देने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए वर्क कर रहे हो, हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी, प्लांटेशन, हमारी एनवायरनमेंट के लिए कोई वर्क कर रहे हो, नेशनल हेरिटेज के लिए कोई वर्क कर रहे हो कि हमारी जो नेशन है उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो मेन चीज़ें हैं उन्हें बचाने के लिए आप कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हो, या फिर हमारे एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं जैसे, उनको सेव करने के लिए आप कुछ कर रहे हो। जो वॉर विडो है, यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ वॉर के टाइम पे हुई है, या फिर जो मिलिट्री में है उनकी जो डेथ हुई है, उनके लिए आप कोई हेल्प कर रहे हो। देन आप जो रूरल एरिया है जो इतने डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं, वहाँ कोई अकेडमी वगैरह बना रहे हो, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम कर सकते हो, या स्लम एरिया है उनकी डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्केड्यूल 7 में आती हैं कि आप हंगर, एजुकेशन, वुमेन के एम्पावरमेंट के साथ एनवायरनमेंट, नेशनल हेरिटेज, विडोज़, रूरल स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो ही आपकी वो CSR के अंदर मानी जाती है। कब आपने एक्सपेंडिचर किया और वो CSR के अंदर नहीं माना गया, ऐसा कब होता है, मान लो अगर आपने एक, सबसे पहला तो केस यही है कि ये जो स्केड्यूल 7 है, अगर आपने इसके अलावा कहीं और स्पेंडिंग कर दी, चाहे कितनी स्पेंडिंग की हो, देन वो आपकी CSR के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं मानी जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही स्पेसिफाई कर रखा है कि यहीं पे करोगे तभी मानी जाएगी कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है। यहाँ पे करने के बाद भी कई बार एक्सक्लूड हो जाता है कि नहीं, हम नहीं मानते कि आपने CSR किया है। तो वो कब होता है, अगर वो ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कि ये तो वो रोज करते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर वो स्पेशल CSR के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं होता। अगर हमने आउटसाइड इंडिया किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर हम बाहर का प्रॉफिट नहीं गिनते, तो बाहर की गई एक्सपेंडिचर भी हम नहीं गिनेंगे। एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ योर कंपनी, ऐसी एक्टिविटी की आपने जो सिर्फ आपके, फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन तो की, लेकिन सिर्फ उसके लिए कि आपने जो एजुकेशन अपने, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस के लिए कर दी सिर्फ, तो वो CSR के अंदर नहीं आती, क्योंकि वो आपके पर्सनली एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट हैं। जो
इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन दिखा रही हैं जो पॉलिटिक्स में जा रही हैं, तो उसको आप CSR नहीं मानोगे। और कोई भी एक्सपेंसेस जिसके आप पे ऑलरेडी ड्यूटी लगी हुई थी, यानी कि पहले से ही आपको वो करना था, इसीलिए आपने कर दिया और आपने सोचा साथ ये तो मुझे करना है ही, मैं यही क्यों ना CSR में दिखा दूँ, तो आप वो नहीं कर सकते। अगर आपने अलग से किया है तभी आप CSR के अंदर दिखा सकते हो। तो अगर वो नॉर्मल कोर्स है, इंडिया के बाहर है, सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ के लिए है या पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, अलग से नहीं किया है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर देते हो। कंपनी कैन सेल्फ मेड, अब कंपनी क्या करती है, खुद से भी कर सकती है या फिर एक अलग से मीन्स खुद की अलग कमेटी भी बना सकती है, एक जो CSR एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ऐसी सोसाइटी वो बिल्ड कर सकती है। यानी कि आपकी जो CSR कमेटी है उसने पॉलिसी बना के दे दी, अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अलग से एक सोसाइटी खुद की भी बना सकते हो, या ऑलरेडी जितनी भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं CSR की, उनको अपने पैसे दे सकते हो कि अब आपको हमारे बिहाफ पे ये परफॉर्म करना है। ये आपकी चॉइस होती है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले CSR होता क्या है, वो कब से मैंडेटरी हुआ, उसके बाद उसकी तीन, कब से मैंडेटरी हुआ, अगर फॉलो करते हैं तो क्या 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 अवार्ड मिलते हैं, फॉलो नहीं करते तो पेनल्टी, किन 3 कंडीशंस पे अप्लाई होता है, नेट प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं होता, देन जिस कंपनी पे अप्लाई हो गया उसे सबसे पहले क्या करनी होती है, कमेटी बनानी होती है, उसके अंदर कैसे मेंबर्स होते हैं, उस कमेटी के क्या काम होते हैं, कौन कौन से एरिया शेड्यूल 7 के अंदर आते हैं और कब वो एक्सक्लूड माने जाते हैं। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी क्या ड्यूटी होती है कि आप अपने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करो कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, और जो भी कमेटी ने दिया है, पॉलिसी बना के दी, उसे चेक करना, स्टडी करना और अप्रूव करना, और ये इंश्योर करना कि हम शेड्यूल 7 के अंदर ही क्या करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे। अगर हमने स्पेंडिंग नहीं की, फॉर एग्जाम्पल डिसाइड किया था कि 10 करोड़ स्पेंड करने हैं, अगर उतनी स्पेंडिंग नहीं की तो उसके पीछे रीज़न प्रोवाइड करना कि स्पेंडिंग क्यों नहीं की, या कम स्पेंडिंग की है तो हर चीज़ के पीछे रीज़न प्रोवाइड करना। और जो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ स्पेंड करने थे, आपने सिर्फ 2 करोड़ किए, तो बचे हुए 8 जो हैं वो आपको स्केड्यूल बैंक के अंदर जमा कराने होते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, उस साल को ख़त्म होने के। यानी कि जब वो साल ख़त्म होगा उसके 6 महीने पहले पहले आपको क्या करना होता है कि वो जो बचे हुए पैसे एक स्केड्यूल बैंक में डाल देने होते हैं, और जिस स्केड्यूल बैंक में वो हैं, अगर आपने अगले 3 साल में उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएंगे, एंड देन गवर्नमेंट उन्हें अपनी वर्किंग में सोसाइटी को सर्व करने के लिए यूज़ करेगी। तो सबसे पहले डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, उसके बाद अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो आपका बचा हुआ पैसा स्केड्यूल बैंक में जाएगा, और अगर आपने उसे 3 साल के अंदर यूज़ नहीं किया तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं कि जो हमारी कंपनी जिसने फॉलो नहीं किया उस पर कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिफ़ॉल्ट में है उस कंपनी के, उनको 3 से लेके 5 साल की सज़ा हो सकती है, और 50,000 से लेके 5 लाख तक का उन पे फाइन लग सकता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।